हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूक्लियर को लेकर शहबाज शरीफ ने दिखाई है भारत को हेकड़ी। कहा भारत नहीं डाल सकता बुरी नजर, पैरों तले कुचल देंगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस कंगाल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दोस्तों हालत पस्त होने के बावजूद भी भारत पर जहर उगला है दोस्तों, और भारत को बड़ी धमकी दे डाली है। बताएंगे क्या है अभी की ये सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां महबूबा मुफ्ती का फिर एक बार मोदी सरकार पर वार। दोस्तों बताएंगे फिर कैसे महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जहर उगला है दोस्तों, किस चीज को लेकर, और कश्मीर को किस देश से कर दिया है तुलना। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर HAL का नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, और हमने साबित किया आखिर ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत नहीं डाल सकता बुरी नजर, पैरों तले कुचल देंगे। जी हां, न्यूक्लियर को लेकर शहबाज शरीफ ने दिखाई हेकड़ी। बता दे पाकिस्तानी जनता को एक तरफ खाने तक के लाले पड़े हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ परमाणु बम की हेकड़ी दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत उनकी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पर बुरी नजर डाल सकता है, क्योंकि हमारे पास उससे अपने पैरों तले कुचलने की ताकत है। पीएम शहबाज ने ये बातें दोस्तों रविवार को पीओके में कही है, जिसे कई यूट्यूब चैनल पर दिखाया भी गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है और भारत हमें बुरी नजर से नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे पैरों के नीचे कुचल देने में सक्षम है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत के सामने अपनी न्यूक्लियर पावर की अकड़ दिखा रहा है। इससे पहले भी कई बार इस्लामाबाद ने सीमा पार के मुद्दों को कुछ इस तरह से बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि उसकी परमाणु शक्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। रविवार की रैली में शरीफ को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए लिबासे ओढ़ रखे हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने रविवार को यह दोहराया है कि कश्मीरियों को कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका समर्थन जारी रहेगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत हमेशा जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। नस्लीय आधार पर पूर्वी तिमोर, दारफूर और दुनिया के अन्य इलाकों को आजादी दी गई, लेकिन वही आधार जम्मू कश्मीर और फलस्तीन पर लागू नहीं किया गया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु यानी न्यूक्लियर से उड़ाने की धमकी देता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत से जीतने के लिए कोई और रास्ता तो है नहीं कि वो तरक्की के मामले में भारत से जीत सके। तो दोस्तों बार बार न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है और डराने की कोशिश करता है कि हम भारत को हर तरीके से पस्त कर सकते हैं, जबकि दोस्तों ये मात्र सपना ही है शहबाज शरीफ का। लेकिन एक चीज तो है दोस्तों, भारत भी परमाणु देश है, पर भारत ने आज तक कभी भी अपने परमाणु शक्ति का घमंड नहीं दिखाया है दोस्तों, और आज तक किसी बयान में ये नहीं कहा है कि हम परमाणु से दूसरे देश को उड़ा देंगे, जो कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है। और ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को क्लियर घमंड होता दिखाई दे रहा है उसके परमाणु शक्ति होने का। पाकिस्तान को ये लगता है कि हमारे पास चलो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम परमाणु शक्ति है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम किसी भी देश पर जीत कामयाब कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप लोगों का क्या जवाब होगा दोस्तों, पाकिस्तान को कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता और कैसा जवाब देती है शहबाज शरीफ को। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महबूबा का मोदी सरकार पर बड़ा वार। अफगानिस्तान से भी बदतर कश्मीर संविधान पर चोट कर रही भाजपा। जी हां दोस्तों, सबसे जहरीला और सबसे बुरा बयान दिया है दोस्तों कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने। बताते जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा की तरह निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को भाजपा ने अफगानिस्तान बना दिया है। प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख ने इस दौरान देश में विपक्षी पार्टी के नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे भाजपा द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर मूक दर्शक न बने। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल संविधान को कुचलने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति से फलस्तीन भी बेहतर है। कम से कम
कम लोग वहाँ बात कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कश्मीर अफगानिस्तान से भी बदतर होता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार के मुताबिक सदियों पुराना शंकराचार्य मंदिर और तत्कालीन महाराजा द्वारा बनवाया गया छावनी भी अतिक्रमित जमीन पर है। पीडीपी नेता ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दावा करते हैं कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान गरीबों के घरों को नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन धरातल पर इसके उलट हो रहा है। टीन के शेड वाले घरों को भी तोड़ा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के नारे देने वालों ने अब एक देश, एक भाषा, एक धर्म का नारा देना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि देश में कोई संविधान नहीं है। ऐसे में दोस्तों हर बार की तरह महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ती नजर आई है दोस्तों, और कश्मीर को लेकर ऐसा जहरीला बयान दे दिया और बता दिया है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया। ऐसे में दोस्तों आप लोग शुरू से जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जब भी बयान देती है वो मोदी जी के खिलाफ ही देती है। ऐसे में इनकी बौखलाहट को लेकर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और महबूबा मुफ्ती के प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या लगता है दोस्तों आपको? चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मंदिरों में तोड़फोड़ पर बोले बांग्लादेश के गृह मंत्री। कहा हिंदू हमारे देश में थे और रहेंगे। जी हां, बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान जैसे हालात होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला करके 14 मूर्तियां तोड़ डाली हैं। 2023 में इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर से हिंदू मंदिरों पर हमले की ये पहली बड़ी घटना है। इससे पहले साल पिछले दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में 3 दर्जन से अधिक दुर्गा पूजा पंडालों पर संगठित रूप से बड़ा हमला हुआ था। इस बार ठाकुर गांव जिले के बलिया डांगी में 12 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर मीडिया बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान से सीधे 4 सवाल पूछे हैं दोस्तों। आपको बता दें, पहला सवाल, आपकी पार्टी 14 साल से लगातार सत्ता में है और आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लेकिन क्या ये आपको संकट में डालता है कि आतंकवाद शब्द वापस आ रहा है? क्या इसका कोई बेहतर समाधान नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों उन्होंने जवाब दिया कि आतंकवाद जो पूरी तरह से हमारे सरकार के खिलाफ सुनियोजित है, अगर इसे खत्म करने की क्षमता का सवाल है तो मैं ये कहूंगा कि इसे हमें बदनाम करने के लिए बनाया गया है। आतंकवाद को हमारे देश की जनता ने कभी पनाह नहीं दी है। ऐसे में दोस्तों हिंदू को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए, जहां पर सवाल था कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, 51 साल हो गए हैं देश में, अब भी मंदिरों पर हमले होते हैं। इस बार 12 मंदिरों पर अहम हमला किया गया। सांप्रदायिक शक्तियों के बढ़ते की बात हो रही है, क्या इस चेतना के साथ मुक्ति संग्राम पूरा हुआ था? तो दोस्तों उन्होंने जवाब दिया कि हम 21 साल सत्ता में नहीं थे, इन 21 सालों में हमारे संस्कार खत्म हो गए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमारे प्रधानमंत्री ने फिर सब कुछ ठीक कर दिया है, वे अपराधियों को पकड़ने के लिए मैदान में है, हम उनकी पहचान करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हमने स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों से बात की है और उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान की सरकार इन मंदिरों पर हो रहे हमलों पर रोक लगा पाएगी दोस्तों? क्या इस पर कड़ा एक्शन ले पाएगी? क्योंकि पिछले साल पर यानी हिस्ट्री को देखें तो पिछले साल लगातार 3 दर्जन हमले हुए थे मंदिरों पर और इस बार फिर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी जी आपके नाम पर लूट हो रही। जी हाँ, नेपाल के केजरीवाल ने लगाई गुहार। आखिर क्या है पूरा विवाद बता दें। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार के बने अभी कुछ महीने हुए हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पड़ गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बोले तो आरएसपी ने रविवार को पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसकी वजह ये थी कि पीएम दहल ने आरएसपी के अध्यक्ष रवि लमिछाने को फिर से गृह मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं करने का फैसला किया है। नेपाल के केजरीवाल कहे जाने वाले लमिछाने ने भारतीय पीएम मोदी जी से भी विशेष रूप से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आपके नाम पर नेपाल में लूट हो रही है, इसीलिए एजेंटों के जरिए कूटनीति ना करें। लमिछाने ने कहा कि मोदी जी आपके नाम पर लोग यहाँ पर लूट मचा रहे हैं, वे भारत और नेपाल के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कृपया मोदी जी आप आपके एजेंट के नाम पर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आप एक सीधी बातचीत के लिए आगे बढ़िए। कृपया उन लोगों को रोकिए जो भारतीय रुख का असली जानकार होने का दावा करते हैं। लमिछाने ने कहा कि अगर आप वास्तव में भरोसा करते हैं कि नेपाल और भारत एक बेहतर रिश्ते के हकदार हैं, तो किसी मध्यस्थ पत्रकार, एजेंट या पब्लिशर को तैनात मत कीजिए। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां अंडमान के ऊपर से चीन ने उड़ाया था जासूसी गुब्बारा, भारतीय सेना अड्डे की ली थी तो सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जासूसी गुब्बारा उड़ाकर हड़कंप मचाने वाले चीन ने जनवरी 2022 में हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक रूप से बेहद अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से जासूसी गुब्बारा उड़ाया था। रक्षा विशेषज्ञों
विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें भी सामने आई थी। यही नहीं, चीन ने साल 2000 में जापान के ऊपर से भी इसी तरह का जासूसी गुब्बारा उड़ाया था। इससे पहले अमेरिका के F-22 फाइटर जेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर चीन के इस जासूसी गुब्बारे को मिसाइल दाग कर गिरा दिया था। अमेरिका के करारा जवाब देने से चीन आग बबूला हो गया था। अमेरिका के चर्चित रक्षा विशेषज्ञ H.I. सटन ने खुलासा किया है कि चीन के अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे का इस्तेमाल भारत के सैन्य अड्डे की जासूसी के लिए भी किया गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में चीन के गुब्बारे के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन चीन सरकार ने दावा किया है कि ये नागरिक इस्तेमाल के लिए था। चीन ने यह भी दावा किया है कि ये गलती से अमेरिका के ऊपर चला गया, तो वहीं विशेषज्ञ इस चीनी दावे से सहमत नहीं है। जी हाँ, H.I. सटन ने कहा है कि वहीं एक चीनी गुब्बारा भी लैटिन अमेरिका के ऊपर चक्कर लगा रहा है, जो अभी कोस्टा रिको और कोलंबिया के बीच में है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये जासूसी गुब्बारे चीन की सेना से जुड़े हुए हैं। ये चीनी गुब्बारे पिछले 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं और उनका एक सेट पैटर्न भी है। उन्होंने कहा कि ये जासूसी इससे पहले भारत के बेहद अहम नौसैनिक अड्डे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से भी उड़ान भर चुका है और उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। भारत का यह द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से चीन की गर्दन को दबोचा जा सकता है। चीन का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिका में पकड़े गए इस गुब्बारे के बाद दोस्तों लगातार भारत को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि भारतीय सैन्य अड्डे की उसने टोह ली थी और ये बड़ा खुलासा H.I. सटन के ट्विटर पर देखा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, अब आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन इससे एक चीज तो तय है कि चाइना सुधरने नहीं वाला। वो सिर्फ ऊपर से दिखावा करता है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाला देश है, लेकिन दोस्तों वास्तव में अंदर से वो सबको काटने वाला देश है। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन दोस्तों वीडियो को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज नीचे लाइक का बटन होगा दबा दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां IMF से भीख लेकर भी नहीं दूर होगी पाकिस्तान की कंगाली। पूर्व वित्त मंत्री ने खोल दी पाकिस्तान देश की ही पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बर्बाद होने की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान इस समय IMF से बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान IMF से डील पाने में कामयाब हो जाता है तो भी उसके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, बल्कि तंगी बनी रहेगी। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने इसकी भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान इस समय $1.1 अरब के पैकेज का इंतजार कर रहा है ताकि वो डिफॉल्ट होने से बच सके। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर लिखा था कि उनसे अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। उनसे एक यूजर ने पूछा था कि क्या IMF से लोन मिलने के बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरना बंद हो जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन हमें पर्याप्त ऋण मिल जाएगा ताकि हमें कुछ समय मिल जाए। फिर भी हमें नया तरीका खोजना ही होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें जहाँ पर खुद शहबाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि हम भीख मांग कर जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ अपने भाषण में कहा है कि IMF की टीम विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस दौरान हर बात और हर सब्सिडी की समीक्षा की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने खास करके पेट्रोलियम, वित्त, वाणिज्य और बिजली मंत्रालयों का जिक्र किया, जिनके दस्तावेजों की पड़ताल IMF की टीम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने भीख मांगने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भीख मांगने का सिलसिला चलता रहा है, जिसे हमेशा के लिए अब रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें जिंदा रहना है, लेकिन उस तरह जीवित रहना है जैसे राष्ट्र जिंदा रहते हैं, भीख मांगते हुए नहीं। ये सिलसिला 75 साल से चला आ रहा है, अब हमें इसे रोकना होगा। यानी कि दोस्तों खुद शहबाज शरीफ ये मान रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान भीख मांगता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान के ठाट बाट कम होते दिखाई दे नहीं रहे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तुर्की में प्रलय से महाविनाश, अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3500 घर जमीन दोज। जी हाँ दोस्तों, तुर्की में सोमवार को एक के बाद एक भूकंप के 3 झटकों से देश दहल गया। अकेले तुर्की में अब तक 1651 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सीरिया में भी मौत का आंकड़ा 1000 पार हो गया है। इस भूकंप की वजह से तुर्की में 11,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की में सोमवार को भूकंप के 3 झटकों से दहशत फैल गई है। सोमवार शाम को तुर्की में भूकंप का तीसरा झटका आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 रही और ये बीते 24 घंटे में तुर्की में आया तीसरा भूकंप है। भूकंप से 2818 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे के भीतर से अब तक 2470 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत अभियान जारी है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि अपना भारत भी बचाव के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आया है दोस्तों। यानी कि भूकंप से थर्राए तुर्की में डॉक्टरों के साथ NDRF की टीमें भेजेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के
सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने वहां एनडीआरएफ की टीमें भेजने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की जाने को तैयार हैं, जिनमें 100 कर्मी हैं और वे विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और उपकरणों से लैस है। भारत से चिकित्सा टीमों को तैयार किया जा रहा है और राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। जी हाँ, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, रशिया, ग्रीस, स्पेन, ताइवान, इजराइल भी दोस्तों इनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहरहाल अपने भारत पर आपको भरोसा है दोस्तों और भारत पर गर्व है, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, कहना मत भूलेगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एचएएल का नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई पर हमने साबित किया। ऐसा क्यों बोले पीएम नरेंद्र मोदी? जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरु में सरकारी हथियार कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहाँ प्रचंड, रुद्र और ध्रुव जैसे लड़ाकू विमान तैयार किए जाएंगे जो आसमान में दुश्मन को कड़ी टक्कर देंगे। 615 एकड़ में बनी इस फैक्ट्री में शुरुआती दिनों में 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 60 से 90 तक की जाएगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ तैयार होने हैं, जिनकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है। थल सेना से लेकर वायुसेना तक ने शुरुआती ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए हैं और उन हेलीकॉप्टरों को यहीं तैयार किया जाएगा। फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ हथियारों के निर्माण में अपनी सरकार के योगदान का जिक्र किया, तो वहीं विपक्षियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम लेकर हम पर निशाना साधा गया, लेकिन अब साबित हो गया है कि हमने किस तरह से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 8 सालों में एक तरफ हमने सरकारी डिफेंस कंपनियों को ताकतवर बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ, इसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में देख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ साल पहले की बातें याद दिलाना चाहूंगा, जिस पर मीडिया वालों का जरूर ध्यान जाएगा। मोदी जी ने कहा कि यही एचएएल है जिससे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई और उन्हें उकसाया गया। संसद के कई घंटे बर्बाद कर दिए गए, लेकिन झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितनी ही बार बोला जाता हो, एक ना एक दिन उसकी सच के सामने हार हो ही जाती। अगर आप भी दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी की इन बातों का समर्थन करते हैं और एचएएल जैसी हथियार कंपनी का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग लिव मोदी जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी गृह मंत्री सनाउल्लाह की बड़ी चेतावनी। इमरान खान को कहा नए सिरे से विरोध प्रदर्शन हुए तो इमरान होंगे गिरफ्तार। जी हां, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सोमवार को इमरान खान को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की जुर्रत की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख पर आंदोलन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब प्रांत के मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के एक सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ निशाना साधा। खान ने पार्टी के नेताओं को हिरासत में प्रताड़ित करने और नए आम चुनावों की घोषणा में देरी के लिए संघीय सरकार के खिलाफ जेल भरो तहरीके यानी जेल भरो आंदोलन के लिए हाल में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तैयार रहने का निर्देश दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद मंत्री की तरफ से ये चेतावनी आई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां अपने भारतीय सेनाओं से जुड़ी इस खबर को सुनकर दोस्तों आप भी वाह वाह करेंगे। बता दें जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां कुपवाड़ा में सेना ने एक गर्भवती महिला को किया रेस्क्यू। बर्फ में 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया इनको अस्पताल। जी हाँ, कश्मीर में सेना ने कालारूस में बर्फ से ढके बाड़ा खेत गांव से गर्भवती को रेस्क्यू करके उपचार दिलवाया। जवानों ने 5 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर उपचार करवाया। प्रसव के बाद दोनों स्वस्थ हैं। सेना को सोमवार सुबह बर्फ से ढके बाड़ा खेत से आपात सूचना मिली। लोगों ने बताया कि गर्भवती को उपचार की तुरंत आवश्यकता है। इलाके में वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण ग्रामीणों ने सेना से मदद मांगी। बर्फ के चलते फिसलन होने के से कोई निजी वाहन या सेना का वाहन घर तक नहीं पहुंच सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवानों और चिकित्सा कर्मियों ने रेस्क्यू चलाया। जी हां दोस्तों, जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर 5 किलोमीटर पैदल चलकर उपचार दिलवाया। जी हां दोस्तों, नॉर्मल रोड पर 5 किलोमीटर चलना दोस्तों बेहद आसान समझ में आता है, लेकिन बर्फ पर 5 किलोमीटर चलना यानी कि 25 किलोमीटर चलने के बराबर है। अब ऐसे में दोस्तों अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे हमारे जवानों ने इस मुश्किल घड़ी में इस महिला को उपचार दिलवाया है दोस्तों, अपने ऊपर संकट लेकर के, और उनको बचा भी लिया गया है। दोनों अब स्वस्थ हैं। ऐसे में जवानों को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा और जय हिंद जय भारत कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा हिंदू धर्म समझ आता है तो वो जो करते हैं वो कभी नहीं करते। आपको बता दें कांग्रेसी नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष
अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कल सोमवार को ये बात कही कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं है, अधर्म है। राहुल ने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये टिप्पणी की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ में आता तो वो जो आज कर रहे हैं वो कभी नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, ये धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। यानी कि दोस्तों जब आपके पास जुबान होती है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। वही स्थिति राहुल गांधी की होती नजर आ रही है। बहरहाल योगी जी पर इस तरीके की टिप्पणी करने को लेकर दोस्तों राहुल गांधी पर आप क्या बयान करना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अडानी पर बोली निर्मला सीतारमण, कहा सब कुछ हो रहा है, बैंक और LIC फैसले के लिए स्वतंत्र है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार के कहने पर बैंक और LIC निवेश नहीं करते हैं, इसीलिए अडानी मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था की बात है तो दुनिया देख रही है कि इस संकट के दौर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट आज तक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, सोशल स्कीम्स का फंड घटाया नहीं गया है, डिमांड से हिसाब से फंड का निर्धारण किया गया है, PM आवास योजना में फंड 66% बढ़ाया गया है, क्या इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट को चुनावी बजट का रंग देना गलत होगा और विरोध करने वाले तो करते रहेंगे, कुछ करो तो गलत है, कुछ ना करो तो भी गलत है, इसे चुनावी बजट कैसे कह सकते हैं। पिछले साल भी घर बना था, इस साल भी घर बनेगा, सही जगह पर खर्च करना सही बजट कहलाता है। अल्पसंख्यक आयोग के बजट में कटौती मंत्रालय की सिफारिश के बाद किया गया है, लेकिन इसका योजनाओं पर असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में दोस्तों निर्मला सीतारमण का ये करारा जवाब था विरोध करने वालों को। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां बड़ी खुशखबरी की खबर है, भारत में कम हो जाएगी कारों की कीमत। नितिन गडकरी जी ने बताया, मास्टर प्लान बता दे, अगर सब कुछ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार हो रहा हो तो भारत में अब सस्ती कारें मिलने लगेंगी। सस्ती कारों को लेकर नितिन गडकरी जी ने एक बेहद खास सुझाव दिया है, जिसके बाद कारों की कीमत काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा व्हीकल मार्केट बन चुका है। ऐसे में सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी पर काम करने पर फोकस करने में लगी हुई है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कार की कीमतें कम करने का सुझाव दिया है। गडकरी जी के मुताबिक भारत में मेटल रिसाइकलिंग में वृद्धि से भारत में ऑटो कंपोनेंट की लागत में 30% की भारी गिरावट आ सकती है। मेटल रिसाइकलिंग का मतलब स्क्रैप पॉलिसी से है, जिसमें पुरानी कारों को कबाड़ में तब्दील कर दिया जाता है। अपने बयान में गडकरी ने कहा कि हमें तैयार उत्पाद की लागत को कम करने के लिए सामग्री के पुनर्चक्रण यानी मेटल रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।